2 से 5 साल की उम्र के बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। यह संख्या 10 गुना से ज़्यादा बताई जाती है। किस तरह से घर पर ही हम इन चीज़ों का ध्यान रखकर अपने बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म से बचा सकते हैं, आज इसी विषय में है मेरा वीडियो। शुरुआत के वर्षों में बच्चे चीज़ों को देखकर, उन्हें छूकर, उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं, जिससे उनके ब्रेन, उनका मस्तिष्क अच्छे से विकसित होता है। लेकिन स्क्रीन टाइम बच्चों का अटेंशन तो ज़रूर लेता है, लेकिन बच्चों में उस हिसाब से मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, जो कि बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म की वजह बन सकती है। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में। वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में कुछ नई जानकारी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज शेयर करूंगी। वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चों को अगर मैं लॉजिकली देखें तो वर्चुअल ऑटिज्म किस वजह से बच्चों में होता है, उसकी वजह स्क्रीन टाइम बताई जाती है। उसमें कौन सी थेरेपीज हम बच्चों को घर पर करवा सकते हैं या कौन सी थेरेपीज बच्चों को करवाने की ज़रूरत है, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम जानेंगे। वर्चुअल ऑटिज्म की वजह स्क्रीन टाइम होता है। बच्चे स्क्रीन में लगातार इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि उसे सोशली किसी को देखने का अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिली, या मैं यूँ कहूँ कि एक इंटरेक्शन जो होता है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। ऑटिज़म को मैं लोनलीनेस ऑफ माइंड मानती हूँ, क्योंकि ऑटिज़म में जो बच्चों का ब्रेन है, वो माइंड जो है वो अलग रहता है, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड बच्चे लगते हैं। आप सामने भी बैठे हैं तब भी बच्चे देखते नहीं हैं, लगातार वो स्क्रीन में इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब यह होता है कि बच्चे को स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसे टाइम पर हम बच्चे से जब स्क्रीन टाइम बिल्कुल रिमूव करने की बात करते हैं तो बच्चों के लिए उस सिचुएशन के साथ में कोप करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और बच्चों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है बिहेवियर इश्यूज़। बिहेवियर इश्यूज़ इतने ज़्यादा टेंट्रम्स होते हैं कि बच्चे चाहते नहीं हैं फ़ोन को छोड़ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि हम बच्चे के लिए फ़ोन को हम एक नॉन रिइंफोर्सिंग चीज़ बना देते हैं कि बच्चे को फ़ोन तो हम दे रहे हैं, लेकिन साथ में लगातार हम उसके बारे में, जो स्क्रीन में जो भी चीज़ आ रही है उसके बारे में उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फ़ोन को ही अपनी आई लेवल के पास लाकर उसको एक ज़रिया बना रहे हैं। इसे हम कहते हैं कि फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है वर्चुअल ऑटिज्म के लिए। क्योंकि जब आप एक रिइंफोर्सिंग चीज़ के साथ में एक नॉन रिइंफोर्सिंग चीज़ को लगाते हैं तो वो नॉन रिइंफोर्सिंग चीज़ भी बच्चों के लिए रिइंफोर्सिंग हो सकती है, बच्चों को पसंद आ सकती है। एक आई टू आई कनेक्शन बनाने के लिए ज़रूरी है आप फ़ोन को यूज़ कीजिए, वो सबसे बेस्ट है किसी भी टॉय से, किसी भी और चीज़ से, क्योंकि आपके बच्चे फ़ोन को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। मैं जानती हूँ कि बच्चे आपको नहीं देखेंगे, वो फ़ोन को देखेंगे। अगर आप आई लेवल के पास भी फ़ोन लेकर आए हैं, फ़ोन को बंद रखिए। उस टाइम पर आप फ़ोन को चलता मत रखिए, फ़ोन को बंद रखेंगे ताकि बच्चे को उस आपको मांगने के लिए बच्चा बोले, उसे मांगने की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें। उसे बोलें कि पहले बोलो दे दो, देने के बाद अगर आपका बच्चा दो या कोई भी एफर्ट करता है तो आप उसकी स्पीच पर काम कर रहे हैं, उसे स्पीच थेरेपी दे रहे हैं, जो कि वर्चुअल ऑटिज्म में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म में बोलने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही नहीं है। बच्चे लगातार सिर्फ स्क्रीन में ही इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बोलना सीख नहीं पाते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि स्पीच उनकी डिलेड या स्पीच से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम एकोलेलिया कहते हैं। क्योंकि जो बच्चों ने स्क्रीन टाइम में सुना, जो उन्हें ऑडिटरी इनपुट मिला, वही चीज़ वो लगातार रिपीट करते हैं, वो आपको नहीं सुनते हैं और ना ही आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। बच्चों का ध्यान मोबाइल से हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस मोबाइल को ही एक ज़रिया बनाएं बच्चों का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, बच्चों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करने के लिए। ये तो थी जब आप फ़ोन आपका बच्चा जिद करता है तो उस टाइम पर फेस टू फेस इंटरेक्शन, उसकी स्पीच पर किस तरह से काम करना है। दूसरी चीज़ है कि हम बच्चे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्डिंग बनाएं, कि बच्चे को स्क्रीन टाइम उस टाइम के लिए हमने दिया है, लेकिन साथ में हम और थेरेपिस्ट को इंक्लूड करेंगे उसकी डेली लाइफ में, जिसमें कि बच्चा अक्सर सिर्फ स्क्रीन ही देखता था। तो स्क्रीन टाइम जो है, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ आधे घंटे के बाद भी, आधे घंटे का अगर बच्चे को एक्सपोजर मिला है तो उससे भी वर्चुअल ऑटिज्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आधे घंटे का स्क्रीन टाइम इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि हाफ एन आवर इज़ वेरी शॉर्ट टाइम टू डेवलप अ डिसऑर्डर। ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है, और उसे डेवलप होने के लिए अगर बच्चे को कम से कम 3 घंटे का स्क्रीन एक्सपोजर मिला है, तब चांसेस होते हैं बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म के। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रही कि स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए खतरनाक है। एक एज के बाद बच्चे को स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, क्योंकि तब बच्चा जानता है कि मुझे फ़ोन को किस तरह से यूज़ करना है, उससे कैसे सीखना है। क्योंकि बहुत से ऐसे लर्निंग ऐप्स हैं जो आपके बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जब आपका बच्चा 5 साल से अभी कम है, तब आप स्क्रीन टाइम को अवॉइड करेंगे, बिल्कुल दूर रखेंगे।
और अगर यूज़ करेंगे तो उसकी स्पीच पर काम करने के लिए या उसके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करने के लिए। दूसरी एक चीज़ होती है कि अगर बच्चा 7-8 साल का हो चुका है तब बच्चे को इतनी समझ आ जाती है कि मुझे फ़ोन को किस तरह से यूज़ करना है। अगर आप फ़ोन दे रहे हैं तो 7, 8, 9, 10 साल की एज में अगर बच्चे को आप फ़ोन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे बच्चे काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। तो अगर 5 साल के बाद भी आप फ़ोन देते हैं तो उसके इतने ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन 5 साल से पहले आप बच्चे को स्क्रीन टाइम अवॉइड करेंगे, क्योंकि 5 साल से पहले बच्चे के बोलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चे के लिए एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट से लर्निंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे स्क्रीन टाइम में मिस कर जाते हैं और जिसका असर बच्चों के डेवलपमेंट पर पड़ता है। और हमें 5 साल के होने के बाद ही बच्चे को स्क्रीन टाइम देना है। उसमें भी हम लिमिटेड टाइम रखेंगे, हमेशा बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं देंगे। तो बच्चे को आधा घंटा या 1 घंटा शेड्यूलिंग के हिसाब से दीजिए और उसमें भी आप बच्चे को लर्निंग ऐप्स दीजिए। कार्टून्स जो हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम पर बच्चा क्या देख रहा है उसका असर बच्चों के ब्रेन पर होता है। और अगर बच्चा कार्टून देख रहा है तो उससे बच्चे, नॉर्मल बच्चे भी काफ़ी हाइपर होते हैं, उछल कूद करना शुरू करते हैं, जिससे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को अपनी सुपरविजन में दें, हमें पता हो कि हमारा बच्चा उस टाइम पर क्या देख रहा है। जो चीज़ है हम बच्चे को करवा सकते हैं प्ले थेरेपी में, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ में फेस इंटरेक्शन, उसके आई कांटेक्ट पर काम करना, क्योंकि बच्चे अक्सर स्क्रीन में ही लॉस्ट रहते हैं। आई कांटेक्ट जो है वो बहुत कम देते हैं, लोगों को नहीं देखते हैं। तो उसके लिए हम कुछ ऐसे विजुअल या ऑडिटरी टॉयज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को स्क्रीन में जो स्टिमुलेशन मिलता है उसी स्टिमुलेशन को हम यूज़ करेंगे बच्चों के साथ में बॉन्डिंग बनाने में, उनका आई कांटेक्ट लेने में। प्ले थेरेपी में बच्चों के साथ फ्लोर टाइम करना और उनके पसंद के टॉयज़ को यूज़ करना बहुत अच्छा ज़रिया है बच्चों के साथ कनेक्ट होने का। अगर हम बच्चे के साथ में विजुअल टॉयज़ को यूज़ कर रहे हैं, लाइट अप टॉयज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे बच्चे आपको जल्दी देखते हैं, क्योंकि चीज़ उन्हें ऐसी चाहिए जो उन्हें अट्रैक्ट कर सके, उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। नॉर्मल अगर हम बच्चे के साथ में नॉर्मली इंटरेक्शन कर रहे हैं तो बच्चा हमें नहीं देखेगा। अगर हम किसी ऐसे टॉय को ले रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो शाइन कर रही है, क्योंकि बच्चों को अक्सर मैंने देखा है कि विजुअल बच्चों को इनपुट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनको वर्चुअल ऑटिज्म होता है, उन्हें विजुअल स्ट्रीमिंग के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑडिटरी स्ट्रीमिंग के इश्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें ये दोनों ही इनपुट मिले हैं, बाकी इनपुट उन्हें मिला ही नहीं है। इस समय में ज़रूरत है कि हम विजुअल टॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, म्यूज़िकल टॉयज़ को यूज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके बच्चों का अटेंशन ज़रूर ड्रॉ करेंगे। ये टॉयज़ और ये चीज़ें हम नॉर्मली जो क्लासिक ऑटिज्म में अगर आपका बच्चा है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, बच्चे का ध्यान लेने के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक फ़र्क ये रहता है कि जब आप बच्चे अपने आई लेवल के पास रखते हैं तो नॉर्मली भी बच्चों को आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे आपके साथ कनेक्ट होने लगते हैं। तो ये जो थेरेपी है, प्ले थेरेपी जिसे हम कहते हैं, कि बच्चे की फेवरेट चीज़ों को लेना, उसका अटेंशन लेने के लिए, ये थेरेपी दोनों ही बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। टॉयज़ के साथ अलग अलग तरह से खेलना उनमें रिजिडिटी के इश्यूज़ को भी कम करता है। जो थर्ड चीज़ है जो हमें बच्चे को करवानी है वो है कि बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग करवाना, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ देना। हैंड्स ऑन लर्निंग बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों ने एक्सप्लोर, जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करके बच्चे सीखते हैं। जितना मैक्सिमम आप बच्चे को एक्सप्लोर करने के चांसेस देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, उससे बच्चों में सेंसरी सिस्टम बैलेंस होने लगता है। है क्योंकि बच्चों में सेंसरी डिसफंक्शन की वजह से बिहेवियर्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ओटी की ज़रूरत होती है। ओटी के लिए हम घर पर भी बच्चों को ओटी दे सकते हैं। बच्चों को डिफरेंट टेक्सचर टच करने के लिए दीजिए, उन्हें अलग अलग सेंसरी बिन्स बनाकर दिए जा सकते हैं। जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट आपके बच्चे को चाहिए, अलग अलग तरह के सेंट्स देने, अलग अलग तरह के उन्हें ऑडिटरी स्टिमुलेशन देना, उन्हें विजुअल स्टिमुलेशन देना, ये सब चीज़ें बच्चों में ना सिर्फ स्ट्रीमिंग इश्यूज़ को कम करती हैं बल्कि उनके ब्रेन के सेंसरी सिस्टम को बैलेंस करती है और उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करती है। शुरुआत के वर्षों में टैक्टाइल सेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों के मानसिक विकास में, क्योंकि बच्चे वातावरण को एक्सप्लोर करके बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी भी कम होने लगती है। अक्सर बच्चों में, जो बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म में होते हैं, उनमें हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि
बच्चों को वो जो इनपुट है, जो प्रोप्रोसेप्टिव या वेस्टिबुलर इनपुट की बात करूँ, वो बच्चों को मिला ही नहीं है, या टेक्टाइल की भी मैं बात करूँ तो अगर ये इनपुट बच्चों को नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों ने चीज़ों को सिर्फ देखा है, उसे फील नहीं किया है, जो फील करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है उन्हें सीखने के लिए। अगर ऑरेंज है तो उसे देखा ही है, उसे छुआ नहीं है कि वो कैसा लगता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को छूने की, टच को लेकर जितनी भी चीज़ें, अलग अलग तरह की चीज़ें, उन्हें टच करवाना बहुत ज़रूरी है। घर पर पड़ी चीज़ों को ही साथ में आप कर सकते हो, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, उनके टेक्सचर उन्हें इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि बच्चों की टैक्टाइल नीड पूरी हो। और बच्चों को टेक्सचर को लेकर, जो टैक्टाइल परसेप्शन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चे चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाते हैं, वो अनुभव उनमें आना शुरू हो, वो चीज़ों को फील करना शुरू करें। अपने आसपास के वातावरण को ना छू पाना, चीज़ों को अनुभव ना कर पाना, इसका असर बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ता है। उनका मस्तिष्क उस हिसाब से विकसित नहीं हो पाता है जैसे कि नॉर्मल बच्चों में होता है। इसीलिए ज़रूरी है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की। अब जो एक चीज़ होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टिबुलर और प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों ने फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम की हैं। उनके जॉइंट्स को कंप्रेशन देना, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ देना, या उन्हें कुछ गेम्स या कुछ ऐसी लर्निंग फिज़िकल एक्टिविटीज़ देना जिससे कि बच्चे फोकस्ड रहें और बच्चों की माइंड और बॉडी इंटीग्रेटेड वे में काम करे, क्योंकि माइंड और बॉडी का इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये एक चीज़ बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म में अक्सर मिस करते हैं कि बच्चों की माइंड और बॉडी इकट्ठा, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेट वे में काम नहीं करता है। तो हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिविटीज़ देनी है जिससे कि बच्चों की ब्रेन और बॉडी पर सही से काम हो। जैसे कि एक लाइन पर चलना है, बच्चे को उसे देखना है और लाइन पर ही चलना है, या उसे ऑब्स्टेकल देना भी अच्छा आइडिया है। ब्रेन एंड बॉडी थेरेपी के साथ में आप बच्चों के ब्रेन और बॉडी के कनेक्शन पर काम करते हैं। ये कनेक्शन मजबूत होते ही बच्चे शांत होते हैं और बच्चों का ध्यान बनना शुरू होता है, बच्चों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है जिसका असर उनके विकास पर पड़ता है। आप अलग अलग एरियाज़ पर उस बास्केट को रखेंगे तो ट्रैकिंग में, बच्चों को अक्सर ट्रैकिंग में भी प्रॉब्लम होती है जिसे हम विजुअल ट्रैकिंग कहते हैं। ट्रैकिंग स्किल्स बच्चों की लर्निंग के लिए, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रैकिंग का मतलब होता है कि आपका बच्चा सिर्फ एक जगह पर ही वो फिक्स, उसकी जो विजन है उसका एक ही जगह पर फिक्स रहा, फ़ोन पर। फ़ोन उसका बिल्कुल सेंटर में था और उसका विजन वहीं पर रहा, उसने आसपास नहीं देखा है, जिसकी वजह से बच्चों को विजुअल स्ट्रीमिंग के इश्यूज होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल ट्रैकिंग की एक्टिविटीज़ दें। कोई चीज़ है, बबल्स को ट्रैक करना, बबल्स आप लोग कर रहे हैं, बच्चा उनके पीछे दौड़ रहा है, उन्हें ट्रैक कर रहा है, या कोई भी चीज़ है आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं जिसे हम मिड लाइन भी कहते हैं, या फिर विजुअली किसी चीज़ को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों में ये स्किल्स अक्सर मिसिंग होते हैं जिन्हें वर्चुअल ऑटिज्म होता है, हमें उन पर काम करने की ज़रूरत है। आप लेज़र लाइट को यूज़ कर सकते हैं बच्चों के विजुअल ट्रैकिंग पर काम करने के लिए। लाइन स्ट्रॉ कीजिए और सिंपली उस पर लाइट को मूव कीजिए और बच्चे को उस लाइन को फॉलो करने के लिए बोलिए। इसके अलावा ज़रूरी होता है बच्चों के फाइन मोटर पर काम करना, क्योंकि एक बटन को प्रेस करना और स्क्रीन में चीज़ को मूव करने में और लिखने में और अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ करने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि बच्चे जो चीज़ करके सीखते हैं वो देख कर नहीं सीखते हैं। फाइन मोटर का यूज़ बहुत ही लिमिटेड होता है, इसीलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा फाइन मोटर डेवलपमेंट पर उसके काम करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की पेंसिल ग्रिप पर काम करने के लिए आप घर पर कुछ ऐसी एक्टिविटी बना सकते हैं। क्ले देना, स्लाइम देना, ऐसी चीज़ें बच्चों की फाइन मोटर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और साथ ही बच्चों को उससे टेक्टाइल स्टिमुलेशन मिलता है। बबल रैप्स को पॉप करना या फिर स्लाइम को ही टच करना, सैंड के बीच में लिखना, सॉल्ट के बीच में लिखना, ये चीज़ें भी बच्चों को टेक्टाइल स्टिमुलेशन देने के साथ साथ उनकी फिंगर आइसोलेशन पर आप काम करते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पेंसिल ग्रिप पे काम करना, क्योंकि बच्चों की ग्रिप नहीं बन पाती है, क्योंकि स्क्रीन टाइम में उन्हें इन चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिली हैं। तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर करनी है। इसके अलावा घर पर हम ओटी देने के लिए बच्चे की मेमोरी स्किल्स पर काम करना, चीज़ों में फ़र्क ढूंढना कि इस चीज़ में क्या फ़र्क है, बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करे, क्योंकि बच्चे चीज़ों को इतनी जल्दी ऑब्जर्व करना सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम में जो चीज़ें हैं वो उसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि वो फास्ट रन करती हैं। तो मूविंग चीज़ें अगर हम बच्चे को देते हैं, वो चीज़ें भी बच्चों को वो स्टिमुलेशन देती हैं, सेम स्टिमुलेशन देती हैं, जैसे कि फिजिट स्पिनर को यूज़ करना, या फिर विंड मिल को यूज़ करना, या फिर
टॉप्स को यूज़ करना, ये चीज़ें भी बच्चों को वो स्टिमुलेशन देती हैं। इसके साथ ही ज़रूरी है कि हम बच्चे को स्पीच थेरेपी दें। स्पीच थेरेपी का मतलब है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देना बोलने की, क्योंकि बच्चों को बोलने को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे को बोलने की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिले, उसे अवसर नहीं मिले, किसी के साथ उसका इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। अगर हम बच्चे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं लगातार, तो बच्चा हमें देख रहा है और वो अगर हम उससे बात कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हम बात कर रहे हैं, अगर विजुअली दिखाकर कर रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चा समझता है कि इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अक्सर हम एक चीज़ करते हैं कि हमें लगता है कि हमारा बच्चा सब समझता है, लेकिन ये चीज़ नहीं है। अगर ऑटिज़म में आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म भी है, तब भी उसकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा सिर्फ देखकर जो चीज़ें उसने देखी हैं, एक लिमिटेड उसका वर्ड रहा है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दीजिए एनवायरनमेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसे फ्लैश कार्ड्स के थ्रू सिखाना, ताकि बच्चा उस चीज़ को फोकस कर पाए। क्योंकि बच्चों को अगर आप सीधा दिखाते हैं कि ये देखो ये टीवी है या ये फ्रिज है या ये डोर है, ऐसे बच्चे जल्दी नहीं सीखते हैं। स्टार्टिंग में हमें बच्चे को ये चीज़ें फ्लैश कार्ड्स के साथ सिखाने की ज़रूरत है, ताकि हम बच्चों की स्पीच पर काम कर सकें, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकें। जब आपके बच्चे चीज़ों को परसीव करना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं कि इस चीज़ को मुझे ये बोलना है, स्पीच उनमें अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जब आप उसके साथ लगातार इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसे अलग अलग चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं, मैक्सिमम उसे एक्सपोजर देना चीज़ों के बारे में, फेमिलियर आइटम्स के बारे में बताते रहना। घर पर भी अगर वो ब्रशिंग कर रहा है तो उसे बताना, देखो ये ब्रश है, अब पेस्ट लगाएंगे। ये चीज़ें बच्चों को बताते रहना, क्योंकि बच्चे एक्शंस को नहीं समझते हैं, बच्चे चीज़ों को नहीं समझते हैं, उनका एक्सपोजर बिल्कुल लिमिटेड था, जिस वजह से उनकी स्पीच अफेक्ट हुई। हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों में एकोलेलिया के इश्यूज़ भी देखे जाते हैं। जो बच्चे स्क्रीन टाइम करते हैं उनमें वर्बल स्टिमिंग आ जाती है। तो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को मैक्सिमम एक्सपोजर दें, उन्हें उनकी लैंग्वेज पर काम करना, ना सिर्फ उनकी स्पीच पर बल्कि उनकी लैंग्वेज पर काम करना भी ज़रूरी है। बच्चों ने आपको बातें करते नहीं सुना है, बच्चे प्रिटेंड प्ले नहीं कर पाते हैं। प्रिटेंड प्ले के ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देना भी बच्चों में लैंग्वेज और स्पीच स्किल्स को डेवलप करता है। अगर आपका बच्चा प्रिटेंड प्ले करना नहीं जानता है तो आप उसे ये चीज़ें सिखाइए, ताकि बच्चे में स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप किया जाए और इमिटेशन के स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। अगर आप घर पर ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ये सब थेरेपीज़ हैं, वो सब चीज़ें हैं जो मैंने बताई कि आपको घर पर करनी है। अगर आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है तो आप बच्चों में इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। घर पर ही बच्चों को वर्चुअल ऑटिज़म में बच्चों को कौन सी थेरेपीज दी जाए और कैसे दी जाए, यह समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।